हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय सुंदर सा चैनल पढ़ ले मेरे भाई। तो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड थर्ड लेक्चर। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि जो हमारा डायमेंशन है वो क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशंस के जो यूजेस हैं। अब जाके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन। और यूजेस ऑफ डायमेंशन में दोस्तों हमने पहले डिस्कस कर लिया है of conversion of one system of unit to another system of unit। यानी जो हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशन का जो पहला है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी एक यूनिट का, जैसे कि हमारे पास अगर एमकेएस यूनिट है, ये न्यूटन, जो कि हमारा एसआई यूनिट है न्यूटन, और इस न्यूटन को एमकेएस में हम कहते हैं केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है हमारा एमकेएस यूनिट है। और इस एमकेएस यूनिट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सीजीएस में, यानी केजी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम में, मीटर को हम सेंटीमीटर में, और सेकंड को तो सेकंड में ही रहने देना है। तो एक पहली सिस्टम ऑफ यूनिट से हम इसको दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसको हम डायमेंशन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर कर लिया था। तो अब हम आएंगे इसके दूसरे यूजेस पे, यानी दूसरा इसका यूज क्या है। तो दूसरा यूज दोस्तों हम यहाँ पे इसका देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका दूसरा यूजेस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल आता है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। ठीक, और इसके बारे में हम इसके और डायमेंशन फार्मूले के और दो यूजेस के, यानी डायमेंशनल एनालिसिस जो हमारा होता है, इसके मेनली 3 यूजेस हैं। और इन 3 यूजेस में पहला यूज हमने पढ़ लिया है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 यूजेस के बारे में, जो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है समघातीय सिद्धांत। समघातीय सिद्धांत ये इसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आइए हमें तो इंग्लिश में इसको डिस्कस करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सबसे पहले क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सबसे पहले ये कहती है कि अगर हम जितने भी फार्मूले लिख रहे हैं फिजिक्स में, जैसे कि हमारे पास पहला फार्मूला आता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो हमारा सबसे पहला और पसंदीदा इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हम सभी को बहुत कंठस्थ रहता है, यानी हमेशा याद रहता है। तो ये होता है हमारा पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फिर अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है मेरे दोस्तों? ये कहता है कि इसमें ये जो टर्म आया है u, इस इक्वेशन में जो टर्म आया है v, और इस इक्वेशन में ये जो टर्म आया है at, यानी इस at का, इस u का और इस v का
जो डायमेंशन होगा वो होना चाहिए सेम। यानी कोई भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उन सभी टर्म्स के जो डायमेंशन होने चाहिए वो सब होने चाहिए सेम। यानी किसी का भी डायमेंशन थोड़ा सा भी अलग नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे पता करते हैं कि किसका किसका डायमेंशन सही है, और यानी इक्वल है, सही नहीं, किसका किसका डायमेंशन इक्वल है। और अगर ये इक्वल है तो क्या ये हमारा इक्वेशन सही है, और अगर ये सही है तो किस हद तक सही है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा v है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी, और आप लोग जानते ही होंगे कि v को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी से। यहाँ पे u जो है ये भी एक हमारा वेलोसिटी ही है, और इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। a जो है यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन है, और t जो है वो हमारा टाइम है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सबसे पहले कहती है ये सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है मेरे दोस्तों कि इन एनी फॉर्मूला और इक्वेशन each term has the same dimension यानी जितने भी हमारे जो टर्म्स आ रहे हैं इस इक्वेशन में या फार्मूला में, जैसे कि ये हमारा इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के जो डायमेंशन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लग रहा है, और अगर ये लेंदी लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो देखिए ये होता है वेलोसिटी, u भी होता है वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको मीटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। और मीटर का जो डायमेंशन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ हो जाएगा हमारा l, और टाइम हो जाएगा हमारा t, और इसका डायमेंशन हो जाएगा LT⁻⁻1, क्योंकि t ऊपर जाएगा तो t का डायमेंशन आएगा। इसके बाद u भी हमारी वेलोसिटी है, तो v के प्लेस पे भी हम LT⁻⁻1 लिखेंगे, u के प्लेस पे भी LT⁻⁻1 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ का इस टर्म का डायमेंशन इक्वेशन इस टर्म के डायमेंशन इक्वेशन के इक्वल है। अब हमारा आ गया यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का अभी हमने फाइंड किया डायमेंशन फार्मूला, ये होता है LT⁻⁻1, और टाइम का हो जाएगा t। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों LT⁻⁻1, और फिर से ये t ऊपर जाएगा तो इसका पावर भी -1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा LT⁻⁻2। यानी ये जो हमारा एक्सेलरेशन है, ये जो हमारा एक्सेलरेशन है a, इस a का जो वैल्यू है वो LT⁻⁻2 आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पुट कर दिए LT⁻⁻2, और यहाँ पे टाइम है t, तो यहाँ पे t⁻1, क्योंकि t अकेला है तो t का पावर 1 अकेला आ जाएगा। तो LT⁻⁻1 और यहाँ पे L -2 + 1 t⁻⁻1। तो एवरी टर्म्स हैव द सेम। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे जो कैप था स्केच का वो नीचे गिर गया, तो इसका भी LT⁻⁻1 आ गया, इसका भी LT⁻⁻1 आ गया, इसका भी LT⁻⁻1 हो गया। तो कहेंगे
कि in this equation the dimension of each term are same, so this equation will be dimensionally correct। ये क्या है? करेक्ट है मेरे दोस्तों, दिखाई तो दे रहा है। तो ये हो गया पहला कि अगर हमारा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फॉर्मूला जो हमारा ये फिजिक्स का फॉर्मूला है ये भी इनकरेक्ट होगा, यानी ये रॉन्ग होगा। दोस्तों ये बात एकदम गांठ बांध के सुन लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो उस केस में उस फार्मूले को हम कहते हैं कि वो रॉन्ग है, वो गलत है। लेकिन अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो रियलिटी यानी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये नहीं कहा जा सकता। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए कि हम इसी वाले में, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 80 था, तो 80 के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे कर देते 280, तो क्या यहाँ पे हम 2 का कोई डायमेंशन लिख पा रहे हैं? क्योंकि 2 एक है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो अगर हम इसका डायमेंशन लिखेंगे तो फिर भी हमारा यही आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई फॉर्मूला, अगर कोई फिजिक्स का फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो उस केस में ये सर्टेन नहीं है कि वो एक्चुअली करेक्ट होगा, यानी वास्तव में करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर 280 है और हमारा डायमेंशन सभी टर्म्स का सेम आ रहा है तो उस केस में हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है बट एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो करेक्ट फार्मूला है वो होता है v इक्वल्स टू यू प्लस 80, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हम ये बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। अब चलिए दोस्तों हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट ये कहता है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम सब धीरे धीरे आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको कर देंगे क्रिस्टल क्लियर। तो ये जो है हमारा दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है कि द सेम क्वांटिटीज, है ना, क्वांटिटीज यानी सेम फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं, यानी ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज must be subtracted or add to each other। यानी कभी भी क्या होगा कि हमें अगर किसी भी क्वांटिटी को प्लस करना है या माइनस करना है दोस्तों, तो उस केस में हमें वो ओनली एंड ओनली एक ही फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। यानी अगर हमें लेंथ में अगर लेंथ को प्लस करना है तो उस केस में हमें लेंथ और लेंथ ही लेना पड़ेगा, यानी लेंथ ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि लेंथ में यानी 1 मीटर में हम 1 kg को प्लस करें तो वो कभी भी प्लस नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों,
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड और ऐड टू ईच अदर। जैसे कि अगर हमारे पास लेंथ है 1 मीटर, तो हम 1 kg में इसको प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है ये मास को रिप्रेजेंट करती है। Hence, both are the different quantities. That is the reason we can't add or subtract these quantities. Only those quantities are add up or subtracted if they have the same physical quantity या same property. That is, अगर हमारे पास 1 मीटर का अगर लेंथ है और सपोज कीजिए कि 2 मीटर का लेंथ है, तो उस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? प्लस करके 3 मीटर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे 1 मीटर प्लस 2 kg आ जाता, तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया अलग अलग क्वांटिटी है, तो इसका हम लोग सम नहीं कर सकते। वैसे ही कि सपोज ये आपके पास 2 kg आलू है, तो क्या उसमें 1 जो मीटर का रॉड है उसको आप ऐड कर पाएंगे? कहाँ से करेंगे? दोनों अलग अलग क्वांटिटी हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तीसरी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की ये कहती है कि वी कैन डेराइव का मतलब एक नया चीज का हम लोग उत्पत्ति कर सकते हैं, उसको व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो वी कैन डेराइव्ड रिलेशन बिटवीन 4 फिजिकल क्वांटिटीज, यानी दोस्तों हम लोग 4 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। 4 से ज़्यादा क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, यानी ये अप्रॉक्स नहीं किया जा सकता। आप हम कह सकते हैं कि 4 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमारे पास टाइम t है और ये टाइम जो है ये टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पेंडुलम है, इसको ही सपोज करते हैं। ये पेंडुलम है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसमें क्या है कि ऐसे यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऐसे गया। तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये कहा जाता है कि ये डिपेंड करता है इस पेंडुलम के लेंथ पे, कि क्या इस पेंडुलम का लेंथ है, तो L पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि सपोज कीजिए कि अगर इस पेंडुलम का मास m है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मास तो होगा ही, तो उसका अगर मास m है तो वो सपोज कीजिए कि वो मास पे डिपेंड कर रहा है। और इसके साथ साथ इसको नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन खींचेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। यानी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि अ पेंडुलम, यानी द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज डिपेंड ऑन द length of the pendulum, mass of the pendulum and gravitational acceleration of the pendulum. Then find the relation between T, L, M and G. तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे दोस्तों T, L, M और G के बीच में यहाँ पे रिलेशन। तो आइए देखते हैं कि हम यहाँ पे रिलेशन क्या फाइंड कर पाते हैं, कौन सा रिलेशन आता है यहाँ पे। तो ये 3 टर्म्स जो है वो हमेशा दोस्तों अपने दिमाग में
हमेशा बैठाए रहिएगा कि हम डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे कोई भी फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है कि नहीं इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा, अगर हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे से ऐड करना होगा तो उस केस में क्या देखना होगा कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। यानी अगर मास है तो मास को मास में ही ऐड किया जा सकता है, लेंथ को लेंथ में ही ऐड किया जा सकता है, टाइम को टाइम में ही ऐड किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तीसरा जो कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो कहता है कि अगर हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो हम उन 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में फाइंड कर सकते हैं रिलेशन, और वही रिलेशन हम लोग यहाँ पे अब करने वाले हैं प्रूव। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये जो टी है उस टी को हमने सपोज कर लिया टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, L लेंथ ऑफ पेंडुलम and M is mass of pendulum and G is acceleration due to gravity। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये सपोज करना पड़ेगा कि लेट, यानी पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है कि टी जो टाइम पीरियड है वो एल एम और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर टाइम पीरियड हमारा एल एम जी पे डिपेंड कर रहा है तो टी प्रोपोर्शनल टू एल एम और इनटू क्या कर देंगे जी। इन तीनों को लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों मल्टीप्लाई के टर्म में। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या करना। अब यहाँ पे ये हो सकता है दोस्तों कि जो हमारा टी है ये हो सकता है कि एल स्क्वायर पे डिपेंड करता हो, यानी एल का हो सकता है कि स्क्वायर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कि हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है के वो हाफ एम भी स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो के जो है यहाँ पे मास पे भी डिपेंड कर रहा है, के जो है यहाँ पे वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो इस वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर भी है। तो नॉर्मली तो हम कहते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे, मास पे और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इस एल का स्क्वायर न किया जाए, एम का क्यूब न किया जाए, जी का पावर 1 न किया जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एक्यूरेट फॉर्मूला फाइंड करना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि इसके जो पावर्स है वो कुछ सपोज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि लेट द पावर धमराज किल्बिस एंड डॉक्टर जैकॉल, लेट द पावर ऑफ length is A, mass is B and gravitational acceleration and Z has C। यानी G का तो अब यहाँ पे हमारा जो होगा L पावर A, M पावर B और G पावर C। तो पहली प्रायोरिटी है दोस्तों, रिलेशन फाइंड करने से पहले की प्रायोरिटी है हमारी कि T प्रोपोर्शनल है तो हमें लिखना ही लिखना है, और ये L पावर A लेना है, M पावर B लेना है और G पावर C, यानी जो भी है। यानी जैसे कि अगर ये जो क्वांटिटी है वो L पे, M पे और G पे अगर डिपेंड कर रही है तो इन जितने भी यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी अगर आए तो उस केस में हमें उसका पावर A लेना है, दूसरे का पावर B लेना है और तीसरे का पावर C ले लेना है। इसमें लेने में क्या है दोस्तों, खुद से ले लेना, सपोज कर लेना। अब जानते हैं हम लोग कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वलिटी लाते हैं तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और L पावर A लिखते हैं, M पावर B लिखते हैं और G पावर C लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सब का लिखना पड़ेगा डायमेंशन।
यानी लिखेंगे अब यहाँ पे राइटिंग द डायमेंशन ऑफ टी एल एम एंड जी। तो टी क्या है दोस्तों हमारा, तो टी है हमारे यहाँ पे टाइम, और टाइम है तो इसका m पावर 0 होगा, क्योंकि कभी भी हम डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं तो उस केस में m को भी लिखते हैं, l को भी लिखते हैं, t को भी लिखते हैं, यानी इन तीनों को लिखना एकदम नेसेसरी है। तो यहाँ पे तो टाइम में तो मास आता नहीं है तो m पावर 0, लेंथ टाइम में आता नहीं है तो l पावर 0, और टाइम है यहाँ पे एक बार तो t पावर 1। तो ये हो गया टाइम पीरियड का डायमेंशन। और कभी भी दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कोई भी डायमेंशन लिख रहे हैं तो कांस्टेंट जैसे यहाँ पे k है तो उस कांस्टेंट का डायमेंशन यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे इस k का डायमेंशन हम नहीं लिखेंगे, इस लेंथ l का डायमेंशन लिखेंगे। तो l का डायमेंशन लिखेंगे तो l पावर a होगा, मास का डायमेंशन लिखेंगे तो कैपिटल M पावर b हो जाएगा। और ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का अभी हमने बताया था दोस्तों कि जो डायमेंशन होता है वो LT पावर -2 होता है। तो LT पावर -2 का पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये सब आप लोग अच्छे से समझ के लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे L पावर क्या होगा, A, M पावर B, M पावर B हो गया। अब L पावर C और T पावर -2C। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो बोर्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, M पावर 0, L पावर 0, T पावर 1 इक्वल्स टू, ये L में L से मल्टीप्लाई, तो दोनों L सेम है तो पावर को कर देंगे प्लस L पावर A प्लस C। इन पहले M को लिख देते हैं, नहीं तो M के साथ बेईमानी हो जाएगी, कहेगा कि हम पहले आते हैं और तुमने हमको बाद में कर दिया। तो M पावर B, L का पावर हो जाएगा हमारा A प्लस C, और T पावर हो जाएगा हमारा -2C। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इनके पावर्स को, यानी जो हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनके पावर्स को करेंगे इक्वेट, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हमें जगह चाहिए, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया है, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा इरेज। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं, तो कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ M, L एंड T। M, L और T के जो पावर्स को कंपेयर करेंगे तो M पावर यहाँ पे B है तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। B इक्वल्स टू हो गया 0, 0 बन गया हीरो। अब L पावर है A प्लस C, तो यहाँ पे A प्लस C, तो यहाँ पे है L पावर A प्लस C, और यहाँ पे L पावर है 0, तो A प्लस C जो होगा वो हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये हो गया 0। और T पावर -2C है, और यहाँ पे T पावर 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2C इक्वल्स टू 1। तो C का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे जो हमारा A होगा वो -C के इक्वल होगा, तो A इक्वल्स टू माइनस, और C का वैल्यू -1/2, इसीलिए A का वैल्यू हमें मिल गया 1/2। अब इसी A, B और C का वैल्यू हम इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, इसमें पुट कर दिए। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ A, B, C इन 1, तो ये हो जाएगा T, इसको 1 सपोज कर लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा T इक्वल्स टू K, L पावर A है तो A का वैल्यू 1/2, M पावर B है तो M पावर 0, G पावर C है तो G पावर -1/2, तो T इक्वल्स टू K, L पावर 1/2 है, इसका मतलब √L, G पावर -1/2 है तो नीचे आएगा √G, नीचू आएगा नीचू, तो T इक्वल्स टू K √L/G। दिस इज द relation between T, L, G here,
time period of any pendulum does not depend on the mass of that pendulum. It is only depend on the length of the pendulum and acceleration due to gravity. ठीक दोस्तों इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो होगा T इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाई जी, यानी जो इसका एक्यूरेट फॉर्मूला है वो है T इक्वल्स 2 पाई रूट L बाई जी, जहाँ पे ये जो हमारा K का वैल्यू होगा वो 2 पाई के इक्वल होगा, और ये जो वैल्यू होता है K इक्वल्स टू 2 पाई वो हम किसी अदर मेथड से यूज यानी फाइंड करते हैं। ये हम डायमेंशनली फाइंड यानी डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। हाय मेरा दिल चुरा के ले गई चुराने वाली मेरी कातिल, क्या बात है। तो यहाँ पे दोस्तों लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस अगर हमें फाइंड करना है तो उस केस में यानी लिमिटेशन यानी डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या है, ये है दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि 1, 2, 3 और ये ई और ये पाई, ये जो कहे जाते हैं इसको हम कहते हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। इसको कहा जाता है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। और ये किसी भी अगर ये किसी भी फॉर्मूले में फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले में आ रहे हैं तो उस केस में अगर इनके लिए रिलेशन फाइंड किया जा रहा है, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने T इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाई जी इस इक्वेशन को हमने फाइंड किया, तो उस केस में हमने इस 2 पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाया था, यानी T इक्वल्स टू हमने K रूट L बाई जी ही फाइंड किया था, यानी इस 2 पाई को हमने फाइंड नहीं कर पाया था। और हमने 2 पाई को नहीं फाइंड कर पाया तो उस केस में इस केस में यही कहा जा रहा है कि इस पाई का वैल्यू एक्यूरेट फाइंड नहीं किया कर पाया, हमने 2 का वैल्यू हमने एक्यूरेट फाइंड नहीं किया, तो इस केस में हम कहेंगे कि डायमेंशन लेस जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करता है। अब हमारा जो सेकेंड है, इफ ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज, यानी जैसे कि जो हमारे यहाँ पे टी था टाइम पीरियड वो डिपेंड कर रहा था लेंथ पे, ग्रेविटी पे और यहाँ पे मास पे डिपेंड कर रहा था। तो 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था। अगर 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करता, जैसे कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम करंट भी ले लेते हैं आई, तो इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इसका पावर ए हो जाता है डायमेंशन, इसका पावर बी, इसका पावर सी, इसका पावर डी। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ जाते हैं। अब 4 इक्वेशंस आ जाते हैं और हमारे पास डायमेंशन होता ओनली 3 क्वांटिटी का हमारे पास डायमेंशन होता। तो इस केस में क्या होता कि इस केस में इसको फाइंड कर पाना बहुत ही कठिन है, यानी अप्रॉक्स हम कह सकें कि अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़, जैसे कि कोई क्वांटिटी जो है हमारा एक क्वांटिटी है, इफ़ ए क्वांटिटी डिपेंड्स आर मोर देन 3, यानी 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पे अगर कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो उस केस में हम यहाँ पे कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, यानी एक डिराइव्ड यानी जो हमारा इक्वेशन है या फॉर्मूला है उस फार्मूले को फाइंड नहीं किया जा सकता है। ये कहता है हमारा सेकेंड पॉइंट इसका। दूसरा है यहाँ पे हमारा पॉइंट, तीसरा है कि वी कैन नॉट डिराइव द फार्मूला कॉन्टेनिंग द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या
लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी किसी भी अगर फॉर्मूले में साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन आ जाए, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब y यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, सपोज करिए ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये है a एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का लेंथ होता है मीटर में, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है मीटर। तो ये साइन ओमेगा टी जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए इसका जो एंगल भी होता है ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो ये दोनों डायमेंशन लेस हैं, तो जितनी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं उन सब के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो डायमेंशन लेस होंगे, तो इनको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे डायमेंशन के बेसिस पे, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। और डायमेंशन लेस रहेगा तो उसका डायमेंशन हम लिख नहीं पाएंगे, और डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे तो उस केस में ये फंक्शन हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जिसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जो है वो एक डायमेंशन लेस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका मतलब इसमें भी डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन नहीं है तो उस केस में हम कहेंगे कि इसको भी डायमेंशनली फाइंड नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी अगर फार्मूले में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उस फार्मूले को हम डायमेंशनली यानी डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं फाइंड कर सकते। इसके बाद जो हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही आता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथमिक आता है, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल आता है। तो अगर एक्सपोनेंशियल के लिए कोई प्रूफ नहीं है, लॉगरिथमिक भी जो है वो भी डायमेंशनलेस होता है, और इस केस में हम इसका भी डायमेंशन के थ्रू कोई फार्मूला नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड जो है, इट कैन नॉट बी डिराइव्ड एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ही कि t इक्वल्स टू k रूट एल बाई जी आया, यहाँ पे इसका एग्जैक्ट फॉर्म ये नहीं फाइंड कर पाया, तो हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी डिराइव्ड एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। तो दोस्तों ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इससे आने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में।